हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई यानी खंड ग जो है कि पाठ्य पुस्तक सरयू और सरयू का कविता भाग का पाठ, काव्य खंड का पाठ, अध्याय धरती कितना देती है, यह अध्याय सुमित्रा नंदन पंत की रचना है बेटा। तो आज की इस वीडियो में अपने शेष जो पाठ है, शेष कविता जो है, उसकी व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इसी अध्याय की धरती कितना देती है, इसी अध्याय की व्याख्या मैंने आपको पहले करवाई है और अब यहाँ शेष जो पाठ है की व्याख्या करवाऊंगा। इससे पहले सभी बच्चों से आग्रह है वे अपनी पाठ्य पुस्तक में से ये पाठ निकालें और मेरे साथ अध्ययन करें। देखिए बेटा, आगे निर्निमेष क्षण भर मैं उनको राह देखता, सहसा मुझे स्मरण आया कुछ दिन पहले। निर्निमेष बिना पलक झपके हुए, टकटकी लगा करके, क्षण भर उनको राह दे। इस प्रकार से कवि कह रहा है कि सेम के जो पौधे थे, छतरी नुमा छोटे छोटे सेम के जो पौधे थे, छतरी नुमा सेम के छोटे छोटे जो पौधे थे, उनको देख करके ऐसा लग रहा था मानो अंडे को तोड़ करके उसमें से चिड़िया के बच्चे बाहर निकल करके पंख फड़फड़ा करके उड़ने के लिए आतुर हो रहे हो। मैं इस दृश्य को यानी इन छतरी नुमा पौधों को निर्निमेष बिना पलक झपके हुए, टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए हुए क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए उनको देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण आया कुछ दिन, अचानक मुझे याद आया कि कई दिन पहले मैंने यहां क्या किया था, यहां जो काम किया था, यहां जो घटना घटित हुई थी। घटना का मतलब काम ही होता है बेटा। जो काम किया था क्या था, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने यहां गिल्ली जगह को कुरेद करके और उस गिल्ली मिट्टी के नीचे सेम के बीज है वो रोप दिए थे, यानी बो दिए थे। वो मुझे याद आ गया, अरे ये तो वो सेम के जो बीज यहां बोए थे ये वही अंकुरित हुए हैं। वो घटना याद आ गई और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन सेना को बोलते हैं, बोने छोटे, उन्हीं सेम के बीजों से अंकुरित होकर के ये छोटे छोटे असंख्य पौधों की ये सेना तैयार हो गई है। बोने का मतलब होता है नाटे, छोटे छोटे कद वाले, ये छोटे छोटे कद वाले ये पौधों की सेना बन चुकी है। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं। नन्हे नाटे पैर, नन्हे छोटे छोटे पैरों को उनको देख करके ऐसा लग रहा है, उन सेम के छोटे छोटे पौधों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटे कद वाली सेना अपने छोटे छोटे नाटे पैरों को पटक करके बढ़ती जाती है। यानी कह रही थी बढ़ती हुई, जैसे वो आगे से आगे अंकुरित हो रहे थे, उनको देख करके रचनाकार कह रहा है कि ये छोटे कद वाली, ये बोने पौधों की, ये छोटे पौधों की यह सेना जो है अपने छोटे छोटे कदमों के यानी पैरों को पटक करके बढ़ती जाती है। कह रही थी तब मैं उनको रहा देखता धीरे धीरे, तब मैं इस प्रकार से मैं उन छोटे छोटे सेम के पौधों को निरंतर देखता रहा, धीरे धीरे देखता रहा, सिलसिला चलता रहा। पौधे छोटे थे, वो वृद्धि करते रहे, बढ़ते रहे, अगणित पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। धीरे धीरे देखिए बेटा, बीज अंकुरित हो गया है, छोटा पौधा, फिर वो बड़ा पौधा,
बेल बन गई आगे। मैंने देखा परिवर्तन आया, बदलाव आया। अब उनके ऊपर असंख्य पत्ते आ गए हैं। छोटे छोटे पौधों की जगह वो बड़े हो गए हैं, फैलने लग गए हैं। अगणित पत्तों से लद गई, से भर गई है, असंख्य पत्तों से भर गई हैं, भर गई झाड़ियां नुमा बन गई हैं। इनके छोटे छोटे जो पौधे थे अब झाड़ियों का आकार प्रकार बन चुका है, गुच्छे बन चुके हैं, उनको झाड़ी नुमा बन चुके हैं, बहुत सारे उनके ऊपर असंख्य पत्ते आ गए हैं। हरे भरे टंग गए हो कई मकबले चंदोवे, चंदोवे तंबू, वो फैल गए हैं चारों ओर, आसपास के अंदर, आसपास में फैल गए हैं। उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कई मकबले, मतलब तंबू तैयार हो गए हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मान लो कई मखमली तंबू तैयार हो गए हों। बेलें फैल गई बल खा आंगन में लहरा, जो सेम की बेल थी वो बेलें फैल करके बल खा करके आंगन में लहरा करके फैल गई है। और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का, बाड़े की टाट जो होती है, बाड़ा जो बनाया जाता है आलतू फालतू की चीजें लगा करके, या झाड़ियों के जो कांटे नुमा जो टहनियां होती है काट करके वहां लगा दिया जाता है, जिसको टट्टी बोलते हैं बेटा, टाट भी कह देते हैं, बाड़ जिसको कहें। उस बाड़ का सहारा लेकर के उसके ऊपर चारों ओर सेम की बेल है वो फैल गई है। बेलें फैल जाती है बेटा, तोरी है, घिया है, मतलब पेठा है, या आपने देखा होगा इनकी बेलों को सहारा चाहिए, जितना सहारा मिलेगा उतनी ज्यादा फैलेगी और फिर उनके ऊपर वो सब्जियां लगती है। हरे हरे से झरने फूट पड़े हूं, मैंने देखा उनके ऊपर हरे हरे से झरने फूट पड़े, उनके ऊपर सफेद फूल आ गए हैं। या उनको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर की ओर वो बढ़ती जा रही है, जैसे मान लो हरे हरे झरने फूट पड़े ऊपर की ओर, मानो असंख्य जो झरने हैं वो फूट पड़े हों। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, मैं ये देख करके मुझे घोर हैरानी हुई कि देखिए किस प्रकार से वंश की वृद्धि होती। एक बीज बोने मात्र से कितने पौधे अंकुरित होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, कितने इनके ऊपर फूल लगते हैं, फूलों से फल, फिर उनमें से बीज तैयार होते हैं। ये वंश वृद्धि किस प्रकार से होती, इसको देख करके, यह जान करके रचनाकार कह रहा है मुझे घोर हैरानी हुई। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, जागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर। श्यामल है हरी भरी बेटा, श्याम मतलब हरी भरी, लता बेल। तो आगे रचनाकार कहता है छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, जागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। अभी आगे देख रहा है बेलें फैल चुकी हैं, उनके ऊपर फूल आ गए हैं बड़े बड़े। उनको देख करके कि छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, तारों के समान उनके ऊपर फूल हैं, वो खिल गए हैं, फूलों के छींटे, मतलब ऊपर की ओर। अब उन बेलों से ऊपर की ओर सैकड़ों कोंपले झरने की तरह फूट रही थी, जागों से लिपटी श्यामल लतरों। अब उन बेलों से ऊपर की ओर सैकड़ों, मतलब कोंपले जो है वो झरनों की तरह फूट रही थी, जागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों से। मान लो कोई झरना है जो जागों से लिपट करके और बह रहा हो, उस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। सुंदर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। मावस अमावस्या के लिए है, या फिर उनको देख करके ऐसा लगता है मानो अमावस्या की रात में काला जो आसमान होता है, अमावस्या की रात में अंधेरी जो रात होती है, काला जो आसमान होता है, उस काले आसमान में हंसमुख प्रभा जो है वो चमक रही है।
उनको देख करके ऐसा लग रहा है, उन लताओं के ऊपर, पत्तों के ऊपर सफेद जो फूल है वो ऐसे लग रहे थे मानो अमावस्या की रात में काले आसमान में कोई हंसमुख प्रभा है, वो अपनी मुस्कुराहट है उसको बिखेर रही हो। ये कवि की कल्पना है बेटा, कवि कल्पनाशील होता है। और पंत तो वैसे भी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, और ऐसे दृश्यों का अगर चित्रण करना हो, प्रकृति के अंगों का चित्रण करना हो, तो फिर वो पीछे रहने वाले थोड़े ही। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, या फिर चोटी के मोती से, या फिर प्रकृति रूपी नायिका की जैसे चोटी में उसने, जैसे प्रकृति रूपी नायिका की जो चोटी है, वो चोटी पर सफेद मोती है, वो गूंथे गए हों। चोटी के आंचल के बूंटों से, आंचल के बूंटों से माना धरती के आंचल के अंदर जो बेल है उसके ऊपर सफेद जो फूल है लगे हुए, उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति रूपी नायिका ने अपने बालों की चोटी के अंदर सफेद गजरा है वो पहन रखा हो। वो समय पर उनमें कितनी फलियां, फिर परिवर्तन आया, बदलाव आया। उन फूलों से, उन सेम की जो लताएं थी, बेलें जो थी, उनके ऊपर असंख्य, कितनी सारी, कितनी प्यारी फलियां, कितनी फलियां टूटी, कितनी फलियां टूटी है। बहुत फलियां लगी और टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी, बहुत सारी फलियां। जो सेम की जो फलियां होती है वो बड़ी प्यारी होती है। बहुत लगी, ये फलियां बहुत प्यारी थी, बहुत लगी और बहुत ही टूटी गई। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्नों के प्यारे हारों सी। अब सेम की जो फलियां होती है, जो बेल पर लगती है, वो आकार प्रकार में कैसे होती है, उसी का चित्रण कवि कह रहा है अंगुलियों की तरह, हाथ की उंगलियों की तरह वो लंबी लंबी, नन्ही नन्ही, छोटी छोटी, तलवार नुमा, जैसे तलवार होती है, तलवार की तरह, और पन्ने के प्यारे हारों के समान वो अत्यंत सुंदर थी। झूठ न समझे चंद्र कलाओं से नित बढ़ती। मैं जो कह रहा हूं बात, रचनाकार कह रहा है, मैं जो बात बता रहा हूं, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, मेरी इस बात को झूठ न समझें। जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं नित्य आगे बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार से सेम की बेल के ऊपर ये जो फलियां हैं वो निरंतर लगती जाती थी, बढ़ती जाती थी, कम नहीं हो रही थी। प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात ये बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, ठीक उसी तरह से सेम की जो फलियां हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। सच्चे मोतियों की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिल मिलाकर, कचपचियां तारों सी। पूर्व दिशा के अंदर तारों का जो समूह होता है वो कचपची बोलते हैं। कचपची का अर्थ क्या होता है? पूर्व दिशा के अंदर है जो तारों का समूह जो होता है, जिसमें छोटे छोटे कई तारे जगमगाते हैं, चमकते हैं बेटा। तो यहां उसकी उपमा दी, उपमा अलंकार है बेटा। यहां रचनाकार ने सी यानी वो उपमा अलंकार उपमा अलंकार के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। कवि कह रहा है मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। वो इस प्रकार से सेम की जो फलियां है वो बेल के ऊपर इस प्रकार से बढ़ रही थी, जिस प्रकार से रोजाना नित्य चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है उसकी तरह वो बढ़ती जा रही थी। खरे सच्चे मोती के खरे मोती जैसे होते, खरे मोती की जो लड़ियां होती हैं उन लड़ियों के समान ढेर की ढेर फलियां, गुच्छों के रूप में ढेर की ढेर फलियां खिल करके झुंड के रूप में, झुंड 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 के गुच्छों के रूप में, झुंड के रूप में ढेरों के ढेर बन रहे थे, झुंड के झुंड बन रहे थे। झिलमिलाकर कचपचियां तारों से, कचपचियां तारों के समान पूर्व दिशा में खिलने वाले तारों के समूह के समान झुंड की तरह ढेर के ढेर उन फलियों
के बेलों के ऊपर लग रहे थे। तो इस प्रकार से रचनाकार कह रहा है कि सेम की फलियां हैं वो नित्य बढ़ती जाती थी। इतनी फलियां टूटी, जाड़ों बर खाई, बहुत सारी। उन बेलों से बहुत सारी फलियां टूटी। पूरी सर्दी के अंदर या पूरी सर्दी के दौरान हमने सेम की फलियां तोड़ करके उनकी सब्जी बनाई और खाई हमने। सुबह शाम वे घर घर पक्की, पड़ोस पास में, प्रत्येक घर में। रचनाकार कह रहा है जहां रचनाकार रहता है, सुबह शाम दोनों वक्त सेम की फलियों की सब्जी बनाई, यानी सेम की सब्जी बनाई जाती। सुबह शाम दोनों वक्त आसपास के अंदर, अड़ोस पड़ोस में जितने भी उनके लोग रहते हैं, सबके घरों में दी गई, बांटी गई, और सभी ने सुबह और शाम दोनों वक्त बना करके खाई। जाने अनजाने सब लोगों में, जान पहचान के अलावा अनजाने अपरिचित जो लोग थे, उनके घरों में भी सेम की फलियां पहुंचाई गई, उनके अंदर बंटवाई गई, सब लोगों के अंदर। बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, मित्रों, अभ्यगत, बाहर से आने वाले, मंगतों ने, यहां तक भिखारियों ने। सगे संबंधी हो गए हैं, मित्र हो गए हैं, रिश्तेदार हो गए हैं, अभ्यगत, बाहर से आने वाले, भिखमंगे भिखारी आदि हो गए, सबको दी गई। जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर, जी भर करके दिन रात, सुबह शाम दोनों वक्त, पूरे मोहल्ले आसपास के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सभी ने जी भर करके पूरी जाड़े के अंदर, पूरी सर्दी के दौरान सेम की फलियों की सब्जी बनाई और खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, बहुत सारी फलियां टूटी, बनाई और खाई, जिनकी कोई सीमा नहीं है। अब देखिए बेटा, विचार करने की बात है। पूर्व में जब रचनाकार धरती के गर्भ में छोटी सी वो घटना का जिक्र कर रहा है, उस बचपन की अवस्था में अभी ने धरती के गर्भ में पैसे बोए थे, तब तृष्णा थी उसके भीतर, ममता थी, और उसी के वशीभूत होकर के उसने वो काम किया। लेकिन अब उसमें वो भाव नहीं है। अब उसने जो काम किया था उसके पीछे निस्वार्थ था। और एक याद रखना है बेटा, ध्यान रखना, हम कोई भी समाज में, घर में, मोहल्ले में, आसपास में, देश में निस्वार्थ होकर कोई काम यदि हम करते हैं, वह हमेशा फलता फूलता है, और उस कार्य का यथोचित जो लाभ होता है वो जरूरतमंदों तक पहुंचता है, सभी को उसका लाभ मिलता है। और जब हम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई काम करते हैं तो उसका जरूरी लाभ जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अब यहां रचनाकार ने यह काम किया था, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, और इसका कार्य फला फूला है बेटा, इतना फला फूला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अथाह, अपरिमित, असीमित। और उसका लाभ जहां रचनाकार रहता है उसके आसपास, मोहल्ले में, घरों में, सुबह से शाम पूरा सर्दी का ऋतु निकल गई है, मौसम निकल गया है, सभी लोगों ने जी भर करके सेम की फलियां खाई है। चलिए बेटा, धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्र। अब धरती माता का जो महत्व है वो रचनाकार के समझ में आया है, वो समझ पाया है, धरती से उसने प्रेरणा ली है, उसको एहसास हुआ है इस बात का कि पहले उसने स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम किया था, अब उसने जो काम किया था वो उसके पीछे निस्वार्थ की भावना थी। और इस धरती के प्रति जैसे धरती हमको देती है और देती है, उसके पीछे इसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ की भावना है, और इसका कार्य फलता फूलता है। संपूर्ण जीवन
चाहे वो मनुष्य का है, चाहे वो जीवों का है, चाहे वो वनस्पति जगत है, इसी धरती के ऊपर फलता फूलता है, अपना जीवन यापन करता है। और उसके पीछे मूल कारण है धरती का निस्वार्थ होना। अब जहां निस्वार्थ होगा तो वो धरती के समान फलेगा फूलेगा। तब कवि कह रहा है धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों। धरती जिस प्रकार से मां अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है, तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ की भावना होती है, त्याग होता है उसका। उसी निस्वार्थ और त्याग के चलते हुए वो अपने संतान का पालन पोषण करती है, वो अपने पुत्रों को पालती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व, बचपन के अंदर लालच तृष्णा थी उसके, उसी के वशीभूत होकर के कवि ने वो कार्य किया था, लेकिन धरती का जो महत्व था वो समझ नहीं पाया था। बचपन में निज स्वार्थ लोभ बस पैसे भोग, बचपन में निज स्वार्थ, मेरा अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर के मैंने वो काम किया। जबकि धरती ऐसा कुछ नहीं करती है हमारे साथ। धरती में त्याग है, धरती में निस्वार्थ है, धरती मां तुल्य व्यवहार करती है, माता के समान व्यवहार करती है हमारे साथ। इसलिए उस अबोधपन के चलते हुए मैं बचपन में धरती माता का जो महत्व है उसको मैं समझ नहीं पाया। जो कुछ भी मैंने किया उसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ था, मेरा निजी व्यक्तिगत स्वार्थ था, लोभ था। उस लोभ के वशीभूत होकर के मैंने वो पैसे बोए। रतन परिस्विनी है वसुधा अब समझ सका। अरे धरती है, रत्नों को पैदा करने वाली है। रतन परिस्विनी, रत्नों को भांति भांति के रतन इस धरती के गर्भ में छिपे हुए हैं, कि वो अन्न के रूप, किसी भी रूप के, खाने के, पीने के, जीवन में काम आने वाले असंख्य रत्न इस धरती के गर्भ में भरे पड़े हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं इस बात को समझ सका हूं, पहचान सका हूं कि धरती माता क्या है और ये हमें क्या देती है। इसका महत्व तो मैं आज जान सका हूं। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। हमें क्या करना है? स्वार्थ के वशीभूत, लालच, लोभ के वशीभूत होकर के काम नहीं करना। हमें मानवीय समाज में क्या करना है? सच्ची ममता, सही सच्ची जो वास्तविक मानवता है, ममता है, असली जो ममता है, उसके बीज बोने हैं, ममता रूपी बीज बोने हैं। इसमें मानवता समता के दाने बोने। हमें इसमें मानवता, समानता, समता समानता, मानवता रूपी समानता के दाने बोने हैं। समाज में कोई छोटा बड़ा न माने, सबको समान माने। ऊंच नीच, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर जो भेदभाव है इनको समाप्त करें। हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा हमारी रचना करते समय उसने हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखा है। उसने हम सबको समान रूप से रचा है। फिर हम इस प्रकार से अंतर रखने वाला, भेद रखने वाला क्यों किसी को बनाएंगे? आज हम देख रहे हैं समाज में, दुनिया में भांति भांति के जो भेद है वो पनप रहे हैं, और उनके पीछे पनपने का कारण क्या है? समानता नहीं है। इसी समानता के न होने के कारण ये समाज विभिन्न वर्गों में, श्रेणियों में, टुकड़ों में बंटता जा रहा है। हम किसी को छोटा मानते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार, अन्याय, जुल्म ढा देते हैं। ऐसा करना गलत है। कारण ये इसलिए कि हम उस परमात्मा की संतान का अपमान करते हैं, जबकि उसके भीतर स्वयं जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। हम प्रत्यक्ष में उस अंश का, उस परमात्मा का हम अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम इस चीज को दूर कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे जीवन में से, पूरी समाज, पूरी दुनिया के अंदर सच्ची समता, समानता है वो पनपेगी। विश्व कुटुंब की भावना अपनाएंगे, जिसमें सब हम समान होंगे, जिसे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। फिर इस धूल के अंदर, इस समाज रूपी धूल में से मानवता रूपी सोने की फसलें उगेगी। किसी में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी, सुनहरा साम्राज्य होगा, सब उन्नत होंगे, सबका जीवन संपन्न होगा, ममता के जीवन
मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं रचनाकार चाहता है। सभी परिश्रमी बने, कठोर परिश्रम करें, मेहनत करें और जिससे समाज की, दुनिया की सभी जो दिशाएं हैं वो संपन्न हो, उन्नत हो, श्रेष्ठ हो, हंसे वो। हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें पाएंगे। इस धरती के अंदर हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ निस्वार्थ होकर के, किसी लोभ लालच के वशीभूत होकर के काम नहीं करना है। निस्वार्थ की भावना, ममता की भावना, समता की भावना, प्रेम, प्यार, स्नेह, सहयोग, हमदर्दी, मानवीय जितने भी गुण हैं उन सबको हमें अपनाना है, ताकि हम बचे, हमारा परिवार बचे, हमारा देश बचे, हमारा समाज बचे, हमारी दुनिया बचे। इसको बचाना है, क्योंकि विश्व कुटुंब की जो भावना है उसको हमें फलीभूत करना है। तो इसके साथ ही बेटा आधरती कितना देती है, इस अध्याय की जो व्याख्या है वो पूर्ण हो चुकी है। और इसके साथ साथ नए संशोधित पाठ्यक्रमानुसार काव्यखंड में जितने पाठ, जितने अध्याय रखे गए थे उनकी व्याख्या, उनका काम जो है वो पूर्ण हो चुका है। और अब आगे जो वीडियो आएगी उसमें जो पाठ्यक्रम की चौथी इकाई है उसमें जो पाठ्य पुस्तक है उस पर अपने चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।